फ्रेंड्स, कल तक अपन बात कर रहे थे द्विविमीय सदिश का वियोजन। आज अपन बात करेंगे त्रिविमीय सदिश का वियोजन। त्रिविमीय बोले तो तीन विमाएं होगी। तो भैया लोगों, यहाँ पर सदिश एक तल पर नहीं होगा, थोड़ा सा हवा में होगा। तो आज जो बात होगी वो थोड़ी सी हवा में होगी। बोले तो उस चीज को मेरे को बोर्ड पर बनाना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है। बोर्ड में केवल 2 ही लंबवत रेखाएं होती है, बोर्ड में 3 लंबवत रेखाएं नहीं होती, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं नहीं होती। तो आज मैं जो सदिश लेने जा रहा हूं वो त्रिविमीय सदिश होगा, और उस त्रिविमीय सदिश का जब मैं वियोजन करूंगा तो मैं उसको 3 परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित करूंगा। तो आज जो बात होगी वो थोड़ी हवा में होगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज बिना दिमाग वाले का काम नहीं, आज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपके दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो जनाब, तो साहब, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। आप जानते हो कार्टेशियन निर्देश तंत्र में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स और वाई मैंने दोनों बोर्ड पर खींच दिए, लेकिन जब जेड के खींचने की बात आई तो जेड एक्स के भी लंबवत है, जेड वाई के भी लंबवत है। तो इस बोर्ड पर मैं ऐसी रेखा नहीं खींच सकता, ऐसी एक रेखा नहीं खींच सकता जो एक्स और वाई दोनों के लंबवत हो। अगर मैं x के लंबवत खींचता हूं तो यह रेखा y के लंबवत नहीं होती, बल्कि समानांतर हो जाती है। y के लंबवत खींचता हूं तो x के समानांतर हो जाती है। अर्थात किसी तल पर आप 2 लंबवत रेखाएं, 3 परस्पर लंबवत रेखाएं नहीं खींच सकते। आप एक तल पर 2 परस्पर लंबवत रेखाएं तो खींच सकते हो, लेकिन 3 परस्पर लंबवत रेखाएं नहीं खींच सकते। तीसरी लंबवत रेखा उस तल की ही लंबवत होगी जिसमें वे दोनों स्थित हैं। अर्थात अगर ये रेखा और ये रेखा बोर्ड पर स्थित है, और अगर मेरे को एक ऐसी रेखा खींचनी है जो इसके और इसके दोनों के लंबवत हो, तो वह रेखा इस बोर्ड के ही लंबवत होगी, अर्थात उस तल के लंबवत होगी जिसमें वे दोनों स्थित हैं। तो जनाब, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के लंबवत है और ये दोनों बोर्ड पर स्थित है। अब अगर मेरे को एक ऐसी रेखा खींचनी है जो x के भी लंबवत हो, जो y के भी लंबवत हो, वह रेखा जो होगी वह इस बोर्ड के ही लंबवत होगी, अर्थात उस तल के लंबवत होगी जिसमें वे दोनों स्थित हैं। तो जो z अक्ष होगा, वो बोर्ड के तल के लंबवत होगा, और जब z अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत हो गया तो वो x के भी लंबवत हो गया और y के भी लंबवत। तो आप सब जानते हैं कि जब मैं z अक्ष यूं खींचूंगा तो भैया लोगों खींच ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई सतह नहीं है। तो एक्चुअल में z अक्ष बोर्ड के तल की लंबवत बाहर की तरफ है, धनात्मक दिशा में, लेकिन बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए मेरे को इसको इस तरह से बताना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, z अक्ष बोर्ड के तल पर नहीं है, z अक्ष बोर्ड के तल के लंबवत किधर की तरफ है? बाहर की ओर है। अब मेरे को क्या करना है? त्रिविमीय सदिश लेना है। तो मैं इस डायग्राम को वापस बना देता हूं। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये आपका z अक्ष है, ये आपका z अक्ष है। लेकिन आप मेरी तकलीफ समझते, ये खिसता ही नहीं है, तो मैंने z अक्ष इधर प्रदर्शित कर रखा है। ठीक, अब मेरे पास एक सदिश है OP वेक्टर, जिसको मैं A वेक्टर बोलूंगा। वो एक त्रिविमीय सदिश है। त्रिविमीय सदिश होने का मतलब वो एक तल पर नहीं है, वो थोड़ा सा इधर हवा में। थोड़ा सा एक चीज गौर फरमा लेते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो एक तरह से z अक्ष क्या हो गया? ये z अक्ष क्या हो गया? ये z अक्ष है। या आप जिस भी रूम में बैठे
उस रूम का आप लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे नीचे वाला, तो लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे तो आपको एक लाइन इधर जाती हुई दिखेगी, एक लाइन ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और एक लाइन इधर आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो लाइन होगी वो एक्स अक्ष, ऊपर लाइन जाती हुई वाई अक्ष और इधर वाली क्या होगी जेड अक्ष। यूं समझिए, यूं समझिए ये। तो जब आप आपके रूम का लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे तो आपको ये एक्स अक्ष दिखेगा, ये वाई अक्ष दिखेगा और ये वाला क्या दिखाई देगा जेड अक्ष। ये जो तल है, ये जो तल है, इस तल पर आप किसी भी बिंदु पर जाएं, इस बिंदु पर जाने के लिए आपको केवल x और y दिशा में जाना पड़ता है। तो यह तल कहलाता है एक्स वाई तल। इस वाली दीवार, ये वाली जो दीवार आएगी, इस वाली दीवार पर आप कहीं पर भी चल जाएं तो आपको y में और z में चलना पड़ता है, तो ये कहलाता है वाई जेड तल। और ये जो फर्श है, ये जो फर्श है आपके रूम का, इसके आप किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो आपको x में और किस में चलना पड़ेगा z में, तो यह क्या कहलाएगा एक्स जेड तल। अब एक और खास बात क्या है, इस वाले तल पर इस बिंदु पर जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, आपको केवल किस पे चलना पड़ेगा एक्स पर और y पर, एक्स पर और y पर। तो ये एक्स वाई तल है, तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जेड अक्ष एक्स वाई तल की क्या है लंबवत। इस तल की बात करें जो वाई जेड तल है तो पता लगेगा आपकी एक्स अक्ष इस वाई जेड तल के लंबवत है। और जब आप इस वाले तल की बात करेंगे जिसको अपन एक्स जेड तल बोलेंगे तो वाई अक्ष इस एक्स जेड तल के लंबवत होगा। तो गौर फरमाइएगा, ये एक्स वाई तल है और ये जेड अक्ष है, तो एक्स वाई तल जेड अक्ष के क्या हो गया लंबवत हो गया। ये कौन सा तल है वाई जेड तल, तो एक्स अक्ष वाई जेड तल के लंबवत हो गया। और ये कौन सा तल है, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, तो ये कौन सा तल आया एक्स जेड तल, तो वाई अक्ष इस एक्स जेड तल के लंबवत है। तो यहां मेरा ओपी वेक्टर बराबर ए वेक्टर एक त्रिविमीय सदिश है, एक त्रिविमीय सदिश है, तो वह ना तो एक्स वाई तल पर होगा, ना वाई जेड तल पर होगा और न ही एक्स जेड तल पर है, वो थोड़ा सा हवा में, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है ओ से और वो कुछ इस तरह से हवा में, कुछ इस तरह से हवा में। तो समझिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक ओपी वेक्टर है, ये ओ बिंदु और ये पी बिंदु, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं ए वेक्टर। तो मेरे को आज क्या करना है, इस ओपी वेक्टर को वियोजित करना है। इस ओपी वेक्टर को क्या करना है भैया, वियोजित करना है। तो मैं क्या करूंगा समझिएगा, मैं क्या करूंगा, इस ओपी वेक्टर को वियोजित करने के लिए इस ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से, अंतिम बिंदु P से इस एग्जैक्ट तल पर, इस एग्जैक्ट तल पर एक लंब डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा, इस ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से इस एग्जैक्ट तल पर एक लंब डाला और लंब का जो फुट पॉइंट आया वो क्या आया M। लंब का जो फुट पॉइंट आया वो क्या आया भैया M आया। लंब का जो फुट पॉइंट आया वो क्या आया भैया M आया। तो फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, फिर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये एक्स अक्ष है भैया, ये कौन सी अक्ष है z अक्ष। तो ये तो कौन सी अक्ष हो गई एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष हो गई z अक्ष। ये x अक्ष है और ये z अक्ष है। तो मैंने क्या करा, इस OP वेक्टर के अंतिम बिंदु P से इस एग्जैक्ट तल पर एक लंब डाला। लंब का जो फुट पॉइंट आया, पाद बिंदु आया, उसको मैंने क्या बोला M। तो मेरे दिमाग ने एक काम किया, मैंने कहा कि यार मैं इस OP वेक्टर को, इस OP वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, ये OM वेक्टर और M से P की तरफ एक सदिश खींच दूं, MP वेक्टर से मिलकर बना मान सकता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो OP वेक्टर है ये क्या है OM वेक्टर और MP वेक्टर का ही हो गया। पहला सदिश खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश किया OP वेक्टर
OM वेक्टर और MP वेक्टर दोनों का योग होगा। तो समझिएगा अपन ने बोला कि ये जो OP वेक्टर है, ये जो OP वेक्टर है वो क्या है, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर का योग, MP वेक्टर का योग। आप यूं समझिएगा, ये मेरा OP वेक्टर है, ये मेरा MP वेक्टर है और ये मेरा OP वेक्टर है। तो पहला सदिश खींचा OM वेक्टर, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा MP वेक्टर। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश OP वेक्टर इन दोनों के योग को क्या करेगा भैया, प्रदर्शित करेगा, इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो फिर थोड़ा सा समझते हैं अपन, ये OP वेक्टर वही वाली प्रॉब्लम है ना, खिंचता ही नहीं क्योंकि हवा में, तो ये OP वेक्टर है। इस OP वेक्टर को वियोजित करने के लिए मैंने क्या करा, इस OP वेक्टर को वियोजित करने के लिए क्या करा, इस OP वेक्टर के अंतिम बिंदु P से इस xz तल पर एक लंब डाला, इस xz तल पर एक लंब डाला। लंब का फुट पॉइंट कहां पर आया, इस M पर आया। तो मैंने कहा कि इस OP वेक्टर को मैं ये OM वेक्टर और इस MP वेक्टर से मिलकर बना मान सकता हूं। ध्यान रखना, MP वेक्टर ये यूं जा रहा है। अब जब इस OM वेक्टर की बात की तो इस OM वेक्टर को आप ऊपर जाके देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम छत पे कैसे जाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर घुमा दूं। तो जैसे मैंने इस OM वेक्टर को आपकी तरफ किया तो OM वेक्टर एक तल पर आया। कौन से तल पर आया, XZ तल पर। अभी तो आपको लगेगा XY तल, नहीं भैया, एक्चुअल में ये Z अक्ष है, एक्चुअल में ये Z अक्ष है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे करके। तो मेरा जो OM वेक्टर है, मेरा जो ये OM वेक्टर है वो कौन से तल में है, XZ तल में। अर्थात मेरा OM वेक्टर कौन सा सदिश हो गया, द्विविमीय सदिश हो गया। इस OM वेक्टर को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये द्विविमीय सदिश है, तो मैं इस OM वेक्टर को तोड़ने के लिए क्या कर सकता हूं, इस OM वेक्टर के अंतिम बिंदु से, OM वेक्टर के अंतिम बिंदु M से इस x अक्ष पर एक लंब डाला। जैसे ही OM वेक्टर के अंतिम बिंदु M से इस x अक्ष पर एक लंब डालूंगा ML, तो मेरा दिमाग काम करेगा और मैं बोलूंगा ये OM वेक्टर या OM वेक्टर इस OL वेक्टर और इस LM वेक्टर का योग है। तो मैं इस OM वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर। तो OM वेक्टर किसके बराबर हो गया भैया, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर। OM वेक्टर के अंतिम बिंदु से x पर लंब डाला L, तो इस OL वेक्टर को मैंने क्या बोला, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर। इस OL वेक्टर को यहां पर रख दीजिए। तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया भैया, OP वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। इस OM वेक्टर को मैंने यहां लिखा, तो OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। OP वेक्टर क्या वाला है, A वेक्टर ही तो है। तो A वेक्टर किसके इक्वल आ गया, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। तो ये बात है कि A वेक्टर इन तीन सदिशों का योग है। अर्थात मेरा A वेक्टर इन तीन सदिश से मिलकर बना है, और जब मेरा A वेक्टर इन तीन सदिश से मिलकर बना है तो ये तीनों के तीनों सदिश इस A वेक्टर के क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। ये तीनों के तीनों सदिश इस A वेक्टर के क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। अब अपन को ये तो पता लग गया कि मेरा A वेक्टर इन तीन सदिश से मिलकर बना है, तो ये तीनों के तीनों सदिश A वेक्टर के घटक कहलाएंगे। एक बार चेक करते हैं कि क्या ये तीनों घटक एक दूसरे के लंबवत आए कि नहीं आए। तो थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। OL वेक्टर कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, x। LM वेक्टर, ये LM वेक्टर है, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, z। और MP वेक्टर देखें तो ये M था और P यहां था। MP वेक्टर कौन सी दिशा में जा रहा है, y। तो इसका मतलब OL वेक्टर तो x दिशा में, LM वेक्टर y दिशा में और LM वेक्टर z दिशा में और MP वेक्टर y दिशा में। तो बोले तो ये तीनों घटक एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। चूंकि OL वेक्टर
ए वेक्टर का कौन सी दिशा में घटक है, एक्स दिशा में, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, ax वेक्टर। lm वेक्टर, ए वेक्टर का कौन सी दिशा में घटक है, z, तो az वेक्टर लिखेंगे। और mp वेक्टर, ए वेक्टर का कौन सी दिशा में घटक है, y, तो इसको क्या लिखेंगे, ay वेक्टर। तो a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ax वेक्टर प्लस az वेक्टर प्लस ay वेक्टर। आप सब जानते हैं सदिशों के संयोजन में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, तो इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ay और az, तो मेरा a वेक्टर इन तीन लंबवत सदिशों से मिलकर बना है। तो ये तीनों लंबवत सदिश इस a वेक्टर के क्या कहलाएंगे, समकोणीय घटक कहलाएंगे। अब आप यूं समझिएगा, देना OL वेक्टर के अंतिम बिंदु L से LM वेक्टर खींचा, ये OL वेक्टर x दिशा में, उसके अंतिम बिंदु से एक सदिश खींचा LM वेक्टर, कौन सी दिशा में, z दिशा में। LM वेक्टर के अंतिम बिंदु से एक सदिश खींचा MP वेक्टर, कौन सी दिशा में, y दिशा में। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से तीसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश OP वेक्टर इन तीनों सदिश के योग को प्रदर्शित करता है। तो OP वेक्टर क्या होगा, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। OL वेक्टर x दिशा में घटक, LM वेक्टर z दिशा में घटक, MP वेक्टर y दिशा में घटक। तो मैंने इस तरह से इस a वेक्टर को इसके तीन लंबवत घटकों में तोड़ दिया। तो इस a वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, ax वेक्टर। किसी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। ax वेक्टर का परिमाण तो ax हो गया, दिशा किधर की तरफ है, x अक्ष की तरफ i के। ay वेक्टर का परिमाण ay, दिशा देने के लिए पर आजकल क्या यूज करते हैं, एकांक सदिश। y अक्ष की तरफ एकांक सदिश क्या है, j के। और az वेक्टर क्या होगा, इसका परिमाण तो az और दिशा z अक्ष के अनुदिश इसलिए k के। अब अगर मैंने ये a वेक्टर है, इस a वेक्टर को मैंने क्या करा, इसके तीन परस्पर लंबवत सदिशों में वियोजित कर दिया। मेरा ये a वेक्टर तीन परस्पर लंबवत सदिशों का योग है। तो अगर मैं इस a वेक्टर को इन सदिशों के परिमाणों के, इस a वेक्टर के परिमाण को इन तीनों सदिशों के परिमाण के रूप में लिखना चाहूं, तो जैसा आप सब जानते हैं कि a वेक्टर अगर इसके लंबवत घटकों के रूप में क्या है, ax i के प्लस ay j के, तो a वेक्टर का परिमाण कितना आता था, √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो मेरा a वेक्टर इन दो लंबवत घटकों से मिलकर बना है। तो इस a वेक्टर का परिमाण इसके लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में ही आता है। तो इसी तरह से a वेक्टर को अगर मैंने तीन लंबवत घटकों में, तीन लंबवत सदिशों में वियोजित कर रखा है, तो मेरा ये a वेक्टर इन तीन लंबवत घटकों से मिलकर बना है। तो इस a वेक्टर का परिमाण इसके लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये a बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। कल कोई मेरा a वेक्टर तीन सदिशों से मिलकर बना हो सकता है, लेकिन अगर वे सदिश एक दूसरे के लंबवत नहीं होंगे तो इसका परिमाण इनके परिमाणों के वर्ग के योग के अंडर के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं, a वेक्टर इक्वल टू मान लीजिए p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस s वेक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि a बराबर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ऐसा तभी होगा जब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। सिमिलरली अगर a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो a का परिमाण √b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नहीं होता, प्लस 2bc cos थीटा होता है। ये √b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, cos 90 का मान 0। आप में से बहुतों के बाउंसर जा रहा होगा, सर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आप याद दीजिए, दिला देता हूं। a वेक्टर की जगह r वेक्टर लिख दो। तो अगर मेरा r वेक्टर इन दो सदिशों का योग है, तो r वेक्टर का परिमाण ये नहीं होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता है हमेशा।
क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और अगर a और b एक दूसरे के लंबवत तो cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0, तभी जाकर r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो भैया यहां पर जब अपन ये लिखते हैं तो r की जगह a आ गया, a की जगह ax वेक्टर आ गया, a की जगह ax वेक्टर आ गया और b की जगह ay वेक्टर आ गया। लेकिन इनकी खास बात क्या है, ये x दिशा में और ये y दिशा में, अर्थात ये सदिश संयोजन की वह विशेष स्थिति है जब इनके मध्य कोण कितना है 90, और जब इन दोनों के मध्य कोण 90 है तो इसका परिमाण कितना होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इसी तरह से अगर मेरा सदिश तीन लंबवत सदिशों से मिलकर बना है तो इस a वेक्टर का परिमाण क्या होगा, इसके परिमाण का वर्ग प्लस इसके परिमाण का वर्ग प्लस इसके परिमाण के वर्ग का अंडर रूट। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई हो तो मंद बुद्धि वाला कार्यक्रम कर लेते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बेवकूफ चंदों की तरह नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ाने की कोशिश करता हूं जिससे बच्चे का दिमाग खुले। अब बंद दिमाग का कार्यक्रम जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप मजा आ गया सर से पहले समझाते थे ना, लेकिन वो मंद बुद्धि का कार्यक्रम बोलता हूं मैं उसको। देखना क्या था, ये ओपी वेक्टर था, इसके अंतिम बिंदु P से इस एग्जैक्ट तल पर एक लंब डाला, लंब का फुट पॉइंट क्या है M, तो OMP कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज बना तो ये और ये लंब है तो समकोण क्या होगा OP, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो OP स्क्वायर किसके इक्वल होगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भैया OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस M से इस X पर लंब डाल दिया, लंब का फुट पॉइंट आया L, तो जैसे लंब डाला तो अपने पास OLM समकोण त्रिभुज बन गया, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की वजह क्या कहलाएगी कर्ण, तो कर्ण क्या हो गया OM। ठीक, तो OM स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर, तो OM स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर। मान भर दिया जाए यहां पर, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OL स्क्वायर प्लस LM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक, OP क्या वाला है, OP क्या वाला है O से P तक की लंबाई, O से P तक की लंबाई बोले तो इस तीर की लंबाई, तीर की लंबाई क्या बताएगी सदिश के परिमाण को, यह तीर कौन से सदिश को बता रहा है A वेक्टर को, तो ये A वेक्टर का परिमाण हो गया। तो अब आप देखिएगा ये A वेक्टर का परिमाण हो गया, मैंने इस A वेक्टर को क्या कर रखा था, इस A वेक्टर को क्या कर रखा था, इन तीन सदिश से मिलकर बना मान रखा था OL वेक्टर, LM वेक्टर, MP वेक्टर। तो OL वेक्टर क्या वाला है, इस A वेक्टर का x दिशा में घटक, तो OL यहां से यहां तक क्या होगा, इस घटक का परिमाण। LM कौन सी दिशा में घटक है, z दिशा में, तो ये z दिशा में घटक का परिमाण, और MP कौन सी दिशा में, y दिशा में, तो y दिशा में घटक का परिमाण। तो A बराबर क्या आ गया अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो मैं यूं कहना चाह रहा था, या मैंने मिटा दिया तो वापस लिख दूं, तो A वेक्टर बराबर क्या हो गया ax वेक्टर प्लस az वेक्टर प्लस ay वेक्टर। तो A वेक्टर इक्वल टू हो गया ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। तो आपने इस A वेक्टर को इसके तीन लंबवत घटकों के रूप में तोड़ दिया, तो मैं यूं भी बोल सकता हूं मेरा A वेक्टर तीन लंबवत सदिशों का योग है। आप यूं बोल सकते हो A वेक्टर तीन लंबवत सदिशों का योग है, या यूं बोल सकते हो मैंने इस A वेक्टर को इसके तीन लंबवत घटकों के रूप में प्रदर्शित कर दिया, तोड़ दिया। तो जब आपका A वेक्टर
इसके 3 लंबवत घटकों के रूप में दिया हुआ है। तो अगर मैं इस ए वेक्टर का परिमाण निकालना चाहूं इन तीनों लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में, तो इस ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा, इस वाले घटक के परिमाण का वर्ग प्लस इस वाले घटक के परिमाण का वर्ग प्लस इस वाले घटक के परिमाण के वर्ग का अंडर रूट। यह सूत्र तभी आया है जब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सूत्र आपने पढ़ रखा है, ये सूत्र आपने बचपन में पढ़ रखा है। अब आप बोलेंगे सर बचपन में तो हमने कब सदिश पढ़ लिया, कहां से पढ़ लिया? तो देखना, आप जिस भी रूम में बैठे उस रूम का लेफ्ट नीचे वाला कॉर्नर देखना। आप जिस भी रूम में बैठे हैं वो रूम घन या घनाभ होगा। सामान्य तौर पर घनाभ ही होता है, घन तो होता ही कम है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी भी रूम की सेम सामान्य तौर पर नहीं मिलती, तो घनाभ है। तो आप समझिएगा, आप अपने रूम का लेफ्ट कॉर्नर देखिएगा। जब आप अपने रूम का लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे तो उस कॉर्नर से चलना, उस कॉर्नर से चलना नीचे नीचे ax वेक्टर दूसरे कॉर्नर तक, फिर दूसरे कॉर्नर के अंतिम बिंदु मतलब दूसरे कॉर्नर से आप ऊपर चलेंगे ऊपर वाले कॉर्नर तक ay वेक्टर, ऊपर वाले कॉर्नर से लास्ट वाले ऊपर वाले कॉर्नर पर चलेंगे az वेक्टर। तो इस कॉर्नर के प्रारंभिक बिंदु से उस कॉर्नर के ऊपर वाले कॉर्नर के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश a वेक्टर, ax वेक्टर, ay वेक्टर, az वेक्टर के योग को प्रदर्शित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ये। और जो a वेक्टर आएगा वो कहां से कहां आएगा, कहां से कहां तक आएगा, घनाभ के नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने की तरफ। अरे ये तो घनाभ का क्या बन गया, विकर्ण। और ये घनाभ का विकर्ण बन गया, ये घनाभ का विकर्ण बन गया भैया। तो विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होती है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये मान लो लंबाई तो ax स्क्वायर, ये ऊंचाई है तो ay स्क्वायर और ये चौड़ाई है तो az स्क्वायर। तो ये मेरे क्या आ जाएगी, विकर्ण की लंबाई। यूं समझिएगा, ये ax वेक्टर हो गया, उसके अंतिम बिंदु पर ये ay वेक्टर हो गया और ये उसके अंतिम बिंदु पर az वेक्टर हो गया। समझ में आया बात? तो पहले के प्रारंभिक बिंदु से तीसरे के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश इन तीनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगा। और शायद ये घनाभ के नीचे के साइड का एक कॉर्नर और ये ऊपर के साइड का दूसरा कॉर्नर, तो ये विकर्ण बन गया। तो a वेक्टर हो गया ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। लेकिन अगर मैं इस विकर्ण की लंबाई निकालना चाहूंगा तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको h बोल दे और इसको चौड़ाई को b बोल दे। तो अंडर रूट l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है कि नहीं बात? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, ज्यादा नहीं आया होगा। तो अब मैं इसी डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से आपको इस डायग्राम में देखा जाए, अगर मैं मंद बुद्धि का कार्यक्रम बोलूं तो ये z अक्ष है, तो ये और ये y अक्ष है। तो ये आपको लंबवत दिखाई नहीं देते, लेकिन एक्चुअल में ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। क्योंकि जब आप यूं जाएंगे फिर ऊपर वाले कॉर्नर पे जाएंगे तो z के लिए क्या करना चलेगा, बाहर चलना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये चीज है, लेकिन वही प्रॉब्लम है, ये बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रदर्शित करना पड़ता है, इसलिए इसको तो प्रदर्शित करना पड़ता है। और आप सब जानते हैं घनाभ की जो तीनों भुजाएं, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत। दीवार का जो कोना है या घनाभ का कोई सा भी कोना ले लो, उस कोने से तीनों भुजाएं जो निकलेगी वो एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत होती है। लेकिन अपन बोर्ड पर तीनों को परस्पर लंबवत शो नहीं कर पाते। तो आप फिर समझिएगा, देखिएगा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो भैया ये
ओपी वेक्टर है। अब बोर्ड पे तो बना ही नहीं सकता, लेकिन बनाना तो बोर्ड पे है, तो मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये ओपी वेक्टर है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, ए वेक्टर। इस ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से क्या करेंगे, एक्सजेड तल पर एक लंब डाल देंगे। ये क्या है, एक्सजेड तल। ये क्या है, एक्सजेड तल। तो मैं ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से इस एक्सजेड तल पर एक लंब डाल दूंगा M। तो मैं इस ओपी वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, OM वेक्टर और MP वेक्टर। बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए मेरे को M यहां दिखाना पड़ेगा। तो इस ओपी वेक्टर को क्या बोल सकता हूं, OM वेक्टर और MP वेक्टर। एक्चुअल में ये M बोर्ड पर नहीं है, ओपी वेक्टर भी बोर्ड पे नहीं है, ये M यहां हवा में। तो OM और MP एक दूसरे के लंबवत है, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर बराबर क्या हो गया, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अब क्या करेंगे भैया लोगों, अब क्या करेंगे, ये ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु से इस पर लंब डाला था ना, ये M आया था, ये M आया था, तो ये OM वेक्टर हो गया। तो इस OM वेक्टर के अंतिम बिंदु M से X पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो आप देखिएगा X पर लंब डालने के लिए, X पर लंब डालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, Z के समानांतर रेखा खींच रहा हूं। X पर लंब डालने के लिए मैंने क्या करा, Z के समानांतर रेखा खींची। ये Z अक्ष है, Z के समानांतर रेखा खींची, क्योंकि ये OM XZ तल पर है। तो मैं क्या करूंगा, इस M से X पर लंब डालने के लिए डायग्राम के हिसाब से Z के समानांतर रेखा खींच दूंगा। तो ये लंब का फुट पॉइंट आया L, तो ये L आया। और यहां तो देखो साफ दिख रहा है कि OL और LM एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि एक्चुअल जो चीज है वो ये है, OL ये है और LM ये है। बोर्ड पर मैं इस LM को ऐसे नहीं दिखा सकता, जैसे Z को नहीं दिखा पाता, उसी तरह से LM को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि LM कौन सी दिशा में, Z दिशा में ही तो है। तो मैं इस OM को क्या मान सकता हूं, OL वेक्टर, और इस LM वेक्टर से मिलकर बना मान सकता हूं। तो मैंने कहा ये OM वेक्टर क्या हो गया, OL वेक्टर प्लस क्या बताया, LM वेक्टर। यहां मान भर दिया जाए, तो जैसे मैंने यहां मान भरा, क्या हो जाएगा भैया, OP वेक्टर इक्वल टू OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। तो मेरा ये O वेक्टर बोले तो A वेक्टर, इन तीनों सदिशों का योग है, बोले तो मेरा A वेक्टर इन तीन सदिश से मिलकर बना है। तो ये तीनों के तीनों इस A वेक्टर की क्या कहलाएंगे, घटक कहलाएंगे। OL वेक्टर कौन सी दिशा में, X में, तो इसको मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, AX वेक्टर से। LM, M यहां पर है, LM कौन सी दिशा में जा रहा है, LM कौन सी दिशा में जा रहा है, Z दिशा में। तो ये Z दिशा वाला घटक हो गया। और MP कौन सी दिशा में जा रहा है, और अपने हिसाब से बात करूं तो MP है। OL वेक्टर खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर LM खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर MP वेक्टर खींचा, तो इसके प्रारंभ से इसके अंतिम को मिलाने वाला सदिश OP वेक्टर, OL वेक्टर, LM वेक्टर और MP वेक्टर के योग को बताएगा। तो MP वेक्टर कौन सी दिशा में है, Y दिशा में। किसका घटक, A का, तो इसको किससे बता देंगे, AY वेक्टर से। AX वेक्टर, इसको प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान, परिमाण और दिशा। AX वेक्टर का परिमाण तो AX हो गया, दिशा देने के लिए क्या यूज करते हैं, एकांक सदिश। तो x अक्ष की तरफ एकांक सदिश क्या यूज करेंगे, i कैप। AY वेक्टर, AZ वेक्टर का परिमाण AZ, दिशा देने के लिए एकांक सदिश AY, k कैप। AY वेक्टर का परिमाण AY, दिशा देने के लिए एकांक सदिश j कैप। तो A वेक्टर बराबर हो गया AX i कैप प्लस AY j कैप प्लस AZ k कैप। तो इस तरह से मैंने इस A वेक्टर को इसके तीन लंबवत घटकों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब इस A वेक्टर का परिमाण निकालूंगा इन तीनों लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में। तो गौर फरमाइएगा OMP, और अगर आप थोड़ी हवा में समझ सके तो ये OP था,
ये एक्स जेड तल पर एम आया तो ओ एम पी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा? ओ एम पी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब एमपी की बात करें तो इस ओपी की बात करें तो इस ओएम की बात करें तो इसके अंतिम बिंदु एम से एक्स पर एक लंब डाल दिया, क्या है? एल। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ओ एल एम। ये क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज ओ एल एम। ओ एल एम क्या बना? समकोण त्रिभुज बना। ओ एल एम समकोण त्रिभुज बना तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मान भर दिया जाए तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, अरे ओ एम का तो मान भर रहा हूं, ओ एल स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओ एल को अपन ने क्या लिखा था? ए एक्स वेक्टर। एल एम को क्या लिखा था? जेड डायरेक्शन में था तो ए जेड वेक्टर। और एमपी को क्या लिखा था? ए वाई वेक्टर। तो OL क्या बोला है? यहां से यहां तक की दूरी कुल तीर की लंबाई। तीर की लंबाई क्या देगी? इस सदिश के परिमाण को ax स्क्वायर हो गया LM यहां से यहां तक की लंबाई बोले तो इस तीर की लंबाई। तीर की लंबाई क्या देगी? सदिश के परिमाण को az स्क्वायर। और MP क्या हो जाएगा? इस ay वेक्टर का परिमाण। और OP क्या बोला है? a वेक्टर का परिमाण। तो a बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब एक और काम तो बोले तो आपका सदिश इसके 3 लंबवत घटकों के रूप में हो तो, या यूं बोलूं सदिश के 3 लंबवत घटक आपको पता हो तो सदिश का परिमाण क्या होगा? इसके 3 लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में पहले इसके परिमाण का वर्ग प्लस इसके परिमाण का वर्ग प्लस इसके परिमाण के वर्ग का अंडर रूट। लेकिन ये सूत्र तभी आएगा जब सदिश 3 लंबवत सदिशों का संयोजन हो, 3 लंबवत सदिशों का योग। अब इसमें एक और बात देखिएगा, क्या अपन क्या करते थे? अपन क्या करते थे? ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से x पर एक लंब डालते थे, एक्स जेड तल पर एक लंब डालते थे। लंब का जो फुट पॉइंट आता था वो क्या आता था? m। लेकिन अब एक और काम करता हूं, इस ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु m से अंतिम बिंदु P से एक्स जेड तल पर तो एक लंब डाला ही सही, लेकिन y अक्ष पर भी एक लंब डाल दिया। तो मैंने इस ओपी वेक्टर के अंतिम बिंदु P से y अक्ष पर भी एक लंब डाल दिया। जैसे मैंने ये लंब डाला तो मेरा दिमाग काम किया, मैंने कहा क्या मैं इस एमपी वेक्टर को क्या बोल सकता हूं? ON वेक्टर। तो ये जो एमपी वेक्टर है वो किसके बराबर है? ON वेक्टर। बोले तो ये AY वेक्टर है तो ये भी AY वेक्टर हो गया। इसी तरह से जब मैं इस M से X पर एक लंब डालता हूं, उसी तरह से इस M से Z पर भी एक लंब डाल दिया। लंब का फुट पॉइंट आया K, तो M से क्या करा? Z पर एक लंब डाल दिया, लंब का फुट पॉइंट क्या आया? K। तो मैं क्या कर सकता हूं? इस LM वेक्टर को क्या बोल सकता हूं? OK वेक्टर। दोनों सदिश समान सदिश है तो ये LM वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं? OK वेक्टर। तो ये LM वेक्टर क्या है? AZ। तो ये भी क्या हो गया? AZ वेक्टर। कुल मिलाकर शॉर्टकट बात क्या है? ये A वेक्टर था, इसके 3 घटक आ गए AX OL बोले तो AX वेक्टर, OM बोले तो AY वेक्टर और OK बोले तो AZ वेक्टर। अब एक बात और देखिएगा, ये मेरा OP वेक्टर है, ये मेरा OP वेक्टर है। माना कि ये OP वेक्टर x के साथ अल्फा कोण बनाता है, y के साथ बीटा कोण बनाता है और z के साथ z के साथ गामा कोण बनाता है। ये OP वेक्टर है, x के साथ अल्फा कोण बनाया, y के साथ बीटा कोण बनाया और z के साथ कितना कोण बनाया? गामा। तो माना कि OP वेक्टर x के साथ अल्फा
y के साथ बीटा और z के साथ कितना कोण बनाता है, गामा कोण बनाता है। तो आपने क्या करा, P से इस y पर लंब डाला था तो ये समकोण त्रिभुज आ गया, और जब ये समकोण त्रिभुज आ गया तो समकोण त्रिभुज ONP में cos बीटा बोलो, cos बीटा 90 के सामयिक भुजा कर्ण, कोण के सामयिक भुजा लंब, बाकी बची आधा, तो cos बीटा आधार बटा कर्ण ON अपॉन OP। ON क्या वाला है, इस AY वेक्टर का परिमाण, AY वेक्टर नहीं है, AY वेक्टर का परिमाण है। OP क्या चीज है, इस A वेक्टर का परिमाण, तो AY इक्वल टू क्या आ गया, A cos बीटा आ गया, AY इक्वल टू A cos बीटा आया। तो आपने गौर फरमाया, अगर मेरा A वेक्टर Y के साथ बीटा कोण बनाता है तो A का Y दिशा में घटक कितना आया, A cos बीटा। इसी प्रकार इस A का X दिशा में घटक कितना आएगा, A cos अल्फा, क्योंकि A वेक्टर X के साथ कितना कोण बनाता है, अल्फा। और इसी तरह से AZ कितना आएगा, A cos गामा, क्योंकि आपका A वेक्टर Z के साथ कितना कोण बनाता है, गामा कोण बनाता है। अब ये AX AY AZ के मान यहां भर दें, इस AX AY AZ के मान यहां पर अगर अपन भर दें तो A बराबर क्या है, अंडर रूट AX स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। AY क्या है, A cos बीटा, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। और AZ क्या है, A cos गामा, तो A स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। इन सब में से A स्क्वायर कॉमन आ गया, A स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। दोनों तरफ वर्क कर दें, इधर वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और इधर वर्क करेंगे तो क्या रहेगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, 0 की A, क्या बचेगा A, क्योंकि A स्क्वायर के जी गुणा होकर घटेगा। तो एक बराबर क्या आ गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, जहां अल्फा बीटा गामा क्या बना है, A वेक्टर के x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ कोण। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। अब आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर आपको पता लगेगा। और दीवार का कोना देखिएगा, जब आप दीवार का कोना देखेंगे तो ये आपको XY तल दिखेगा, ये वाली दीवार YZ तल दिखेगी, और नीचे वाला फ्लोर क्या दिखेगा, XZ तल। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। ये OP वेक्टर है, इस OP वेक्टर को तोड़ने के लिए XZ तल पर लंब डाला, ये M आया, तो ये OP वेक्टर को क्या मान सकता हूं, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, और फिर इस M वेक्टर को तोड़ दिया, X पर लंब डाला, तो OM वेक्टर को मैं क्या मान सकता हूं, OL वेक्टर प्लस LM वेक्टर। तो कुल मिलाकर मेरा ये OP वेक्टर क्या हो गया, OL वेक्टर, LM वेक्टर, MP वेक्टर से मिलकर बना। तो पहला सदिश खींचा OL वेक्टर जिसको AX वेक्टर बोला, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा LM वेक्टर जिसको AZ वेक्टर बोला, उसके अंतिम बिंदु पर तीसरा सदिश खींचा MP वेक्टर जिसको अपन ने AY वेक्टर बोला। तो पहले के प्रारंभ से तीसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन तीनों के योग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है भैया लोगों, अब आप एक बार थोड़ा सा खुद सोचिएगा दिमाग लगा के, तब जाके आपको और समस्या आएगी और तभी जाकर ये क्लियर हो पाएगा। मैं किसको कितनी बार पढ़ाऊं, क्योंकि कम से भी कम मैंने कम से भी कम 5-7 बार स्ट्रेस बता दी, 5-7 बार बता दी, लेकिन ये थोड़ी समझ में तब आएगी जब आप अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप अप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद कोई भी तकलीफ आएगी अपन उसको सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को मैं अपने ऐप पे डाल दूं ताकि आप इसको दोबारा तिबारा और देख सकें। ठीक है भैया लोगों, ओके बाय।